हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, जिन्होंने कल यानी कि सैटरडे को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे रहे हैं और ये इस रिजल्ट सीजन की पहली बड़ी कंपनी बन के आई है जिन्होंने एक्सपेक्टेशन को काफी अच्छे से बीट किया है। जो बैंक का प्रॉफिट है वो 59% पिछले साल के मुकाबले बढ़ के 7,019 करोड़ रहा है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स की हाईलाइट की, तो बैंक का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 59.4% बढ़ के 7,019 करोड़ रहा है। और इसका मेन रीजन है जो इनकी कोर इनकम में बढ़ोतरी देखी गई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 21% ऑलमोस्ट बढ़ी है। इसके अलावा प्रोविजंस में भारी कमी देखी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इनके प्रोविजन में लगभग 63% की कमी देखी गई है। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो 7,019 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,403 करोड़ का प्रॉफिट था। और यहाँ पे अगर ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स की बात की जाए तो उन्होंने 6,402 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, यानी कि उसे इन्होंने काफी अच्छे से बीट किया है। लगभग 600 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट एस्टिमेट से ज्यादा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ करके 12,605 करोड़ रही है। इसके अलावा जैसे मैंने डिस्कस किया कि प्रोविजन भी पिछले साल के मुकाबले 63% कम हुए हैं। हालांकि बैंक ने अभी भी एडिशनल जो कोविड रिलेटेड प्रोविजन है 1,025 करोड़ के, वो ऐड किए हैं अपने प्रोविजंस में। इसके अलावा बैंक ने ₹5 का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है, जो कि शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद और जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल है उसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स को। हालांकि इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होगी ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। और अब अगर बात की जाए बैंक के डिपॉजिट्स की, तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट हैं वो पिछले साल के मुकाबले 20% से ज्यादा बढ़े हैं। इसमें से करंट अकाउंट 16.4% और सेविंग अकाउंट 21.8% बढ़े हैं। इसके अलावा जो टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी और आरडी है वो भी 9% बढ़े हैं। ओवरऑल डिपॉजिट में 14.2% की बढ़िया ग्रोथ देखी गई है। और जो एवरेज कासा रेशो है वो भी पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर हुई है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के काफी अच्छे हुए हैं। अगर की रेशोज की बात की जाए तो बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो भी काफी अच्छी हुई है। जो इनकी टोटल रेशो है वो 17.91% से बढ़ करके 19.16% हो गई है। पिछले क्वार्टर में 17.91% थी। टीयर वन रेशो भी 18.35% है। और इसमें से जो सीईटी वन है वो 17.6% है, यानी कि जो भी रिकमेंडेड रेशोज होती हैं उसके मुकाबले में रेशोज भी बैंक की काफी सॉलिड है। और अब अगर बात की जाए बैंक के एडवांसेस यानी कि लोन्स की, तो यहाँ पे भी पिछले साल के मुकाबले 17.1% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है बैंक ने। ओवरऑल जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें से 53% इनके रिटेल लोन्स हैं, जिसमें कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% की ग्रोथ दिखी है। बाकी के जो 47.1% लोन है वो इनके बाकी लोन्स हैं, जिसमें भी सभी में चाहे वो बिजनेस बैंकिंग लोन हो, एसएमई लोन हो, कॉर्पोरेट लोन्स हो या रूरल लोन्स हो, सभी में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई गई है। और अगर रिटेल पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो हाउसिंग लोन यानी कि मॉर्गेज लोन में है 64.5%। इसके अलावा जो व्हीकल लोन है 15%, पर्सनल लोन लगभग 14% और क्रेडिट कार्ड और दूसरे अन्य लोन लगभग 6-7% के आसपास हैं। और इनके जो नॉन रूरल और नॉन रिटेल लोन्स हैं उसकी अगर रेटिंग की बात की जाए तो 71.8% ए और ए एंड अबव रेटेड है। और बाकी के जो 28.2% है वो ट्रिपल बी और थोड़े से उससे कम की रेटिंग है उनकी। और अगर इनके टॉप बोरोअर्स की बात की जाए तो टॉप 10 जो बोरोअर्स हैं उसमें 10.3% इनका लोन का पोर्टफोलियो है। और लगातार आप देखेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले कमी देखी गई है। तो यहाँ पे बैंक अपना जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो कम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और टॉप 20 में भी पिछले लगातार कई सालों से कमी देखी जा रही है और अब 9.6% रह गया है। काफी टाइम के बाद ये 10% से नीचे आया है। तो ये बैंक के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ग्रुप ऑफ बोरोअर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और ये सभी जो प्लेयर हैं इनके जो टॉप 20 टॉप बोरोअर्स हैं ये सभी ए माइनस और अबव रेटेड है, यानी कि कोई भी इसमें ट्रिपल बी या खराब रेटिंग वाला प्लेयर नहीं है। और अगर अब बात की जाए असेट क्वालिटी की, तो बैंक के जो ग्रॉस एनपीए हैं वो पिछले साल के मुकाबले
कम हुए हैं, 3.6% रहे हैं। पिछले साल 4.96% थे, पिछले क्वार्टर में 4.13। तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है कि बैंक की जो ओवरऑल असेट है वो इंप्रूव हो रही है। नेट एनपीए की भी बात की जाए तो वो भी पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होके 0.76% रहे हैं। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी भी बैंक की इंप्रूव हुई है। तो हर फ्रंट पे बैंक ने काफी अच्छा किया है। इसके अलावा अगर बैंक की सब्सिडरी कंपनीज की बात की जाए तो सभी कंपनीज ने फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न किया है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो। तो इन सभी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। ओवरऑल अगर देखें तो इन सब का, अगर इनके आईसीआईसीआई बैंक का स्टैंड अलोन बेसिस पे प्लस इन सभी जो सब्सिडरी में उनकी ओनरशिप है प्रॉफिट की, उसको देखा जाए तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है 7,719 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 58% बढ़ा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले क्वार्टर में भी इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे थे, इन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट किया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में यानी कि रिजल्ट आने के बाद इनका जो शेयर है 7% से ज्यादा गिरा है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं बोला जा सकता कि रिजल्ट अच्छे है तो शेयर अच्छा ही करेगा, लेकिन जिस तरह से अभी इनका वैल्यूएशन है उससे लगता है कि इस रिजल्ट के बेसिस पे इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। और अगर अदरवाइज पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने लगभग 90% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 29%। और उस टाइम पे जब दूसरे बैंक, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, या इवन एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने भी इनसे कम ही परफॉर्म किया है। तो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में चलने वाला ये बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा पिछले एक महीने में इन्होंने 4% के आसपास की रिटर्न दी है। पिछले महीने शेयर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इनका टारगेट 970 दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है लगभग 940 रुपए आता है। हायर साइड पे 1070 रुपए, लोअर साइड पे 725 रुपए। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 748 पे हुई है। उस हिसाब से तो अभी ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। और उसके ऊपर रिजल्ट अच्छे आना बैंक के लिए अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 5,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी इस टाइम पे सभी बैंकों की अट्रैक्टिव हो रखी है, तो बड़े बैंक में आप एक्सपोजर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हालांकि यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक और एक्सिस और इंडसइंड बैंक का जो वैल्यूएशन है वो इनसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन इस टाइम पे कहा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी बैंकों का वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ओवरऑल बैंक के फंडामेंटल काफी अच्छे लगते हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। हालांकि जो फ्राइडे है उस दिन जो यूएस की मार्केट है, डो जोन्स लगभग 1100 पॉइंट नीचे गया है, तो हो सकता है कि मंडे को हमारी मार्केट पे प्रेशर दिखे, क्योंकि एसजीएक्स भी लगभग 17,000 के आसपास बंद हुआ है। तो हमारी मार्केट में प्रेशर दिखे तो हो सकता है कि इनका शेयर इतनी तेजी से ना भागे कल। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो वैल्यूएशन है, वो दिखाता है कि आने वाले टाइम में चाहे वो मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, या आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसको लिया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।